अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैंने अब आप लोगों के साथ डिस्कस करना है मई जून 2023 का पेपर 51। सही है? तो अब बेटा इसके अंदर आप लोगों को देखना होगा, सबसे पहला सवाल क्या है? अ समरी ऑफ 50 वैल्यूज ऑफ एक्स इज गिवन। ठीक है यार। आप क्या बेटा एज्यूम वैल्यूज का सम दे दिया और एज्यूम वैल्यूज के स्क्वायर का सम दे दिया। फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दीज वैल्यूज। अब बेटा मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए अगर इन वैल्यूज की, देन व्हाट कैन आई डू? मैं बड़े आराम से क्या कह दूंगा, बेटा मीन आएगा एज्यूम, क्योंकि एज्यूम वैल्यूज का सम है ना बेटा। सम ऑफ एक्स माइनस क्यू अपॉन एन, 700 अपॉन 50। सही है? क्या आ गया बेटा? 14। सही है। अब इन्होंने तो मांगा है यार स्टैंडर्ड डिविएशन। अरे भाई स्टैंडर्ड डिविएशन आप रियल वैल्यू से निकालो या आप एज्यूम वैल्यू से निकालो, सेम ही आती है। तो अब अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूं, तो बेटा अगर मैं एज्यूम वैल्यू से निकालना हो तो ये क्या ऐसे आएंगी, सम ऑफ एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एज्यूम मीन का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ रहा है आपके पास, 14235 अपॉन कितने हैं भाई, 50 है, माइनस 14 का स्क्वायर, 14,300 235 डिवाइड बाय 50 माइनस 14 का स्क्वायर, रूट ऑफ आंसर। तो 9.41842। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आ गई, 9.42। चलो भाई ये तो हमारा आसान है। अगला पार्ट, गिवन दैट सम ऑफ एक्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। यार सम ऑफ एक्स यानी कि रियल वैल्यूज का सम, तो भाई आप एक्चुअल मीन निकाल लोगे। एक्चुअल मीन कैसे आएगा, सम ऑफ एक्स ओवर एन, विच इज व्हाट बेटा, 2865 अपॉन 50, 2865 डिवाइड बाय 50, बेटा ये आ रहा है 57.3। सही है बेटा। देखो एज्यूम मीन कैसे आता है, मीन में से माइनस कर दो अजम्पशन। अजम्पशन क्या थी यार, क्यू माइनस करना। ठीक है, यही है ना बेटा। एज्यूम वैल्यूज ऐसी आ रही हैं, एक्स माइनस क्यू, यानी कि एज्यूम मीन क्या होगा, मीन माइनस क्यू। तो बेटा हमारे पास एज्यूम मीन आया था 14, एक्चुअल मीन आया 57.3 माइनस क्यू। तो बेटा क्यू क्या आ जाएगा, 57.3 माइनस 14, तो ये आ जाएगा बेटा 43.3। क्यू की वैल्यू आ गई। अच्छा आपको वैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ बेटा, एज्यूम मीन वाली पहले बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते थे, इसलिए मैंने इसको पूरे डेरिवेशन से पढ़ाया था। लेकिन हाँ रिसेंट ईयर्स में और रिसेंट वेरिएंट्स में देख रहा हूँ कम आ रहे हैं। चलो भाई अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, find the number of ways in which a committee of 6 people can be chosen from 6 men and 8 women if it must include 3 men and 3 women। तो भाई 6 में से 3 आदमी आ गए और 8 में से 3 औरतें आ गई। 63 इंटू 83, तो 1120। यार ये तो सिंपल है। फिर उसके बाद अ डिफरेंट कमिटी ऑफ 6 people इज टू बी चोजन फ्रॉम 6 men and 8 women। ठीक है, कोई डिफरेंट कमिटी है, 6 लोगों की है, अभी भी चोजन सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। 3 of the 6 men are brothers। अच्छा 3 आदमी तो भाई हैं। Find the number of ways in which this committee can be chosen if there are no restrictions on the number of men and women। अच्छा यानी कि men women की कोई शर्त नहीं रही है, but it must include no more than 2 of the brothers। No more than 2 of the brother। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक भी भाई ना है, सही, ऐसा हो सकता है एक भाई आए, और ऐसा हो सकता है 2 भाई आए। बाकी तो लोगों पे कोई मसला है ही नहीं ना। तो बेटा अगर फर्ज करो 3 भाइयों को मैं साइड पे कर दूं, तो मेरे पास लोग कितने बचे, 11। तो मैं कहता हूँ 0 ब्रदर, और बाकी मुझे 6 लोग, 6 रैंडम पीपल। ऐसा हो सकता है कि एक भाई आ जाए कोई भी, बाकी फिर 5 रैंडम बंदे आए, और 2 भाई आ जाएं, फिर 4 रैंडम बंदे आए, और तो कोई तरीका नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन हो रही है। अगर एक भी भाई नहीं आया, 6 3 बेटा टोटल आपके 6 8 आपके पास 14 लोग हैं, 3 निकाल दो तो कितने लोग बचे बेटा, 11। तो ऐसा हो सकता है कि भाई 3C0 इंटू बाकी 11 में से हम लोग 6 लोग उठा लें। सही है। ऐसा हो सकता है कि 3 में से कोई एक भाई ले आऊं, फिर बाकी 11 में से मैं 5 बंदे उठा लूं, क्योंकि मुझे बनानी तो टीम 6 लोग की है ना। फिर ऐसा हो सकता है कि 3 में से 2 भाई आ जाएं कोई से भी, लेकिन बाकी 11 में से 4 बंदे आ जाएं, क्योंकि देखो अब इन्होंने मैन वुमेन की कोई शर्त नहीं रखी है।
आसानी ये दे दी, 1C6 और 62 प्लस 11C5 दो 1386 990। बेटा इसका आंसर आ रहा है 1386 2838। चलो भाई, ये भी कहानी हमारी सीधी हो गई। इसके बाद और क्या पार्ट है? अच्छा, ये खत्म नहीं है, बल्कि एक और इस सवाल में इन्होंने इस पेपर में दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की दी थी। लेकिन पिछला वाला तो आपने देखा बड़ा ही कोई सिंपल सा था सिलेक्शन का। अब ये क्या हो रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 8 लेटर्स ऑफ द वर्ड कोकून्ड। यार, दो सी हैं, तीन ओ हैं, फिर NED है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 8 लेटर्स ऑफ द वर्ड कोकून। भाई टोटल हमारे पास 8 अल्फाबेट्स हैं, 8 फैक्टोरियल। भाई तीन ओ हैं, 3 फैक्टोरियल। दो सी हैं तो 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2, 3360। एक नंबर था इसका वैसे भी सिर्फ। फिर फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट arrangements of the 8 letters in the word cocoon in which the first letter is O and the last letter is N। बेटा फर्स्ट लेटर O आए और लास्ट लेटर N आए। असल में यार मेरी एक आदत है, मैं ये साथ में लिख लेता हूँ ना ताकि हो रहा है आसानी। फर्स्ट लेटर O एंड लास्ट लेटर N। भाई यानी कि O फिक्स कर दिया मैंने स्टार्टिंग में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और लास्ट लेटर N आ जाए। अब बेटा जो बाकी, ये तो मैंने फिक्स कर दिया एक तरह से। अब जो मेरे पास बाकी अल्फाबेट्स हैं वो कौन से हैं? एक सी है, दो सी हैं सॉरी, दो ओ हैं, और एक ई है, और एक डी है। टोटल मेरे पास बेटा अल्फाबेट्स कितने हो गए? अब यही सिर्फ अरेंज हो सकते हैं ना। ओ और एन तो हमारे हो गए फिक्स। अच्छा, जिसको मैं फिक्स करता हूँ फिर मैं उसकी सिलेक्शन को कंसिडर नहीं करता, ये चीज मैंने बताई हुई है। तो आप लोग क्या कर देंगे भाई, ये 6 अरेंज हो गए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बेटा ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 180 आ जाएगा आंसर। अब अगर फर्ज करो बेटा कोई बच्चा आता है मेरे पास, कहता है यार सर मैंने इनको भी कंसिडर करना है। वैसे मुझे ये फरमाइशें वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब माज ने पूछा है तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ माज का जवाब। ओ भाई, तीन में से कोई एक सी इधर आ गया, सही है। तीन में से कोई एक सी आया ना, तो बेटा बाकी तो ये रहे CCOO ED, और एक में से एक एन इधर आ गया, 1C1। तो अब आप क्या करोगे कि भाई यही 6 अरेंज हो सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज होंगे? सिक्स फैक्ट 6 फैक्टोरियल। लेकिन मैं देखूंगा यार ओवरऑल सी कितने हैं, 1C1। ओवरऑल अब सी कितने हैं भाई? दो। और ओवरऑल ओ कितने हैं? 3। बेटा अभी भी आपका आंसर यही आना है, इंटू 3/6/2, अभी भी 180 आ रहा है। ठीक है माज, बेहतर होगा बेटा मैं जब किसी को फिक्स कर दूं उसको फिर आप कंसिडर नहीं किया करो। ये चीज मैंने अपने केसेस में ही पढ़ाई थी माज, प्लीज केसेस देख लो। फिर उसके बाद इन्होंने अब अगले पार्ट में क्या कह दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a randomly chosen arrangement of the 8 letters of the word cocoon has all three O's together, given that the two C's are next to each other। तो पहले तो बेटा आपको ये दिखाना होगा कि गिवन है ना, ये गिवन गिवन है, तो पहले तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन निकालते हो, दोनों सीज को नेक्स्ट टू ईच अदर कर दो। तो भाई अगर मैं दोनों सीज को नेक्स्ट टू ईच अदर कर दूं, पहले तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी ना। बेटा अगर मैं दोनों सीज को साथ रखता हूं तो हमारे पास बात क्या हो जाएगी? कोकून है ना, एक यूनिट बन जाएगा, C C। बाकी क्या है? एक, दो, तीन, NET। सही है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल।
7 यूनिट है, 7 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन मैं तो बेटा प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ ना फॉर बोथ सी टुगेदर। यार अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे हमारे? 3360 थे, है ना बेटा? डिजायर्ड क्या होते हैं? टोटल डिजायर्ड अपॉन टोटल पॉसिबल 3360। सही है। तो बेटा ये क्या हो गया? शिफ्ट 7 7 शिफ्ट फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3360। बेटा इसका आंसर आ रहा है 3/4। गिवन कंडीशन आ गई। सही है। अच्छा, एक बेटा छोटी सी गलती हुई है मुझसे, मैंने जो कि बड़े अजीब से तरीके से लिख दी है। मैंने पता है क्या गलती कर दी है? सुने बेटा, मैंने गलती ये करी है कि मुझे इसको डिवाइड करना था 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि 3 हुआ है ना, ये 7 यूनिट है। देखो इसको तो आप ऐसे लिख दोगे ना, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसका तो हमें कोई काम था ही नहीं। तो मैं जो बेसिकली लिखना चाह रहा था वो मैं 3 फैक्टोरियल लिखना चाह रहा था, मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया है? 2 फैक्टोरियल। सही है बेटा? तो सॉरी, ये 3/4 नहीं आएगा, ये मेरी से गलती हुई है। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3360। बेटा ये आएगा 1/4। ये मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक। अच्छा, बच्चे क्या कह रहे हैं? सर अपॉन 3 फैक्टोरियल में नहीं आएगा। आएगा भाई। सर 3 ओज पी तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। हाँ बेटा वही, मैंने पकड़ ली अपनी गलती। हाँ सर पता है फुजैल। अच्छा अब बेटा ये तो आ गई गिवन कंडीशन। इवेंट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन अरेंजमेंट ऑफ द 8 लेटर्स ऑफ द वर्ड कून हैज ऑल 3 ओज टुगेदर। बेटा हमारा जो इवेंट अंडर द गिवन कंडीशन है वो क्या है? तीनों ओ भी साथ हो। अरे यार अगर मैं कह दूं इवेंट अंडर द गिवन कंडीशन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बोथ सी both C and 3 O's together। अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा। मैं कहूंगा यार देखो, अगर इसकी कहानी मुझे देखनी है तो 2C, तीनों O, NED। अरे यार ये तो अरेंज कैसे होगा भाई? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैसे अरेंज होगा भाई? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन मेरे पास यूनिट्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास? 5 फैक्टोरियल। अच्छा, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाय, ये तो मेरी डिजायर्ड आ गया। सही है। टोटल पॉसिबल क्या है भाई? वो अभी भी क्या है हमारा? 3360। 3360। तो बेटा ये क्या आता है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3360, तो आता है 1/28। बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये क्या हो जाएगा अब आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सी एंड ऑल 3 ओ टुगेदर divided by probability of both C together। दोनों C साथ हों। तो बेटा ये क्या आ गया? 1/28 डिवाइड बाय 1/4। 1/28 डिवाइड बाय 0.25। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 1/7। आंसर आ जाएगा गाइस 1/7। इंटरेस्ट में ये सही होगा बेटा। मैं असल में अभी आंसर चेक नहीं करना चाह रहा, मैं एक साथ एंड में कर लूंगा। लेकिन इतना मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा है। आप लोगों को भी होना चाहिए खुद पे। आप लोग मेरे बच्चे हो। अब मैथमेटिकल पजल इज गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों को बेटा आपने पजल दे दिया है। द टाइम्स टेकन टू कंप्लीट द पजल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन 14.6 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 5.2। बेटा कितना टाइम है ना, वो टाइम ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 14.6 एंड ओके इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 250 ऑफ दी स्टूडेंट्स, 250 स्टूडेंट्स। How many would you expect to have taken more than 20 minutes to complete the puzzle? पहले तो मैं बेटा किसी भी बच्चे के देखूंगा जो 20 मिनट से ज्यादा टाइम निकल लगा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो भाई अगर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
तो मैं बेटा पहले निकालूंगा मोर देन 20 की प्रोबेबिलिटी। सही है। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन 20 कैसे निकलेगा? z बीइंग ग्रेटर देन x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। Probability of z being greater than 20 minus 14.6 divided by 5.2 बेटा आ रहा है 1.038। भाई अगर ये चाहिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस z being less than 1.038। अरे यार ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 ऑफ 1.038। देखो ना बेटा ये z वैल्यू आई है 1.038। तो अब बेटा अगर हमें आगे चाहिए तो यहाँ पे आपने रख दिया 10,000। सही है। और लोअर की जगह क्या रख दिया 1.038। तो डायरेक्टली आंसर भी आ जाएगा। तो बेटा मैं आप लोगों को करके ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली ना, ताकि लोअर की जगह आपने क्या रखा बेटा 1.038। अपर की जगह आपने रख दिया 10,000। डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास बेटा 0.1496। अब बेटा आप इसको लिख सकते हो 0.150। ठीक है। चलो भाई अब जब ये बात हो गई हमारी, बस यार एक बच्चे का सवाल है सर ये 10,000 ही क्यों लेते हैं, या बहुत बड़ी वैल्यू लेनी होती है एटलीस्ट 1,000 10,000 से बड़ी। बस एक ये रूल बनाया हुआ है कैलकुलेटर्स के लिए, क्योंकि बेटा ये असल में तो इंटीग्रेट होती है ना। तो उसके बाद इसकी ग्राफ इस तरह से बनता है कि इसकी वैल्यूज 10,000 पे एक्सट्रीम एंड पे चली जाती है। सही है। वन में से माइनस भी नहीं करने की जरूरत पे बेटा डायरेक्ट आंसर देता है मास कैलकुलेटर। खैर, all the students are given a second puzzle to complete. Their times in minutes are normally distributed with mean mu and standard deviation sigma. It is found that 20% of the students have less time than 14.5 and 67% of the students have greater than 18.5. अच्छा अब मैं बेटा एक काम करूं, अच्छा एक काम सुनो। यहाँ पे बेटा वैसे एक बात बोलूं, पिछले पार्ट में इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला था। ये तो आपने किसी एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना। तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए पता है आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप लिख देंगे 250 0.150। बेटा 237.5 बेटा 37 स्टूडेंट्स आप कर दो। यहाँ पे आपने सीधा सीधा लिख देना 37 स्टूडेंट्स। चलो भाई बेटा यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगे थे ना बेटा, पहले मैंने एक स्टूडेंट का टाइम निकाला, फिर उसके बाद बेटा मैंने देख लिया 250 बच्चों में से इन्होंने कहा था कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। अब बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप स्केल अप करोगे स्केल डाउन करोगे अयान? वैसे आप बेटा यहाँ पे 38 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्केल डाउन किया करो। अब बेटा अगला जरा सवाल सुन लें। इन्होंने कह दिया है कि भाई टाइम्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज फाउंड दैट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टाइम लेस देन 14.5। यानी क्या एक कहानी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन 14.5 इज 0.2। फिर एक कहानी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रेटर देन 18.5 इज 0.67। अब मुझे यहाँ पे दो अलग अलग बेल कर्व बनाने पड़ेंगे भाई। सही है। अयान आबिद कह रहे हैं कि सर पिछले पार्ट में अगर 37.9 और 37.8 होती तब भी आप स्केल डाउन करते हैं। हाँ बेटा स्केल डाउन ही करते। अब बेटा मेरी बात सुनो, लेस देन 14.5 आपको क्या लगता है मीन से पीछे होगा मीन से आगे होगा? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग फौरन से क्या कह देंगे 14.5 से पीछे की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 है तो 14.5 डेफिनेटली मीन से पीछे होगा। तभी तो इससे पीछे का एरिया खाली 0.2 है। पीछे का एरिया का है ना बेटा इन्होंने। इस पे कोई ना कोई जेड वैल्यू आएगी जो कि नेगेटिव में होगी। अच्छा वो अभी मैं निकालता हूँ, 2 मिनट रुक जाए। फिर बेटा 18.5 मीन से पीछे होगा मीन से आगे, ये भी हमें अब देखना होगा। भाई 18.5 सीधी बात है मीन से पीछे ही होगा। क्यों? वजह, वजह इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखो 18.5 अगर मीन से पीछे होगा तभी तो आगे का एरिया मोर देन 0.5 है। तो आपने क्या कह दिया भाई
मोर देन 0.5 यानी कि 0.67 है ना? तो ये आ गया बेटा 0.67। अच्छा, दोनों पे करस्पॉन्डिंग ज़ेड वैल्यूज़ आएँगी, सही है? नहीं बेटा, बेल कर्व बनाना ज़रूरी नहीं होता, मेंटली कर सकते हैं, लेकिन बेटा मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, बना लो, कोई बुराई नहीं है, सही है? बेटा इसकी जो ज़ेड वैल्यू होगी माइनस ए हो गई, इसकी ज़ेड वैल्यू मैंने कह दिया माइनस बी, सही है? तो मैं क्या कह दूँगा यार, देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ेड बीइंग ग्रेटर देन माइनस ए विल बी इक्वल टू 0.8, 1 माइनस 0.2 ना? अच्छा बेटा, ग्रेटर देन माइनस ए का एरिया कैसे होता है? लेस देन ए के। अब बेटा ये अपनी जनरलाइज़ फॉर्म में आ गया, तो ए क्या हो जाएगा बेटा? फाइ इनवर्स ऑफ 0.8। बेटा फाइ इनवर्स ऑफ 0.8 अगर आप मेन्यू 7 इनवर्स नॉर्मल 0.8 एरिया रखा, ताकि बेटा ऑटो पे क्या वैल्यू आ रही है? 0.8416। लेकिन बेटा ये नेगेटिव होगी वैल्यू, ए क्योंकि नेगेटिव रीजन में, और बेटा 3 डेसिमल में होती है ना जेड वैल्यू, ये हो जाएगी 0.842 माइनस 0.842। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, बेटा हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग ग्रेटर देन माइनस बी इज 0.67। भाई जितनी माइनस बी से आगे की होती है, उतनी प्लस बी से पीछे की होती है। ये आगे जनरलाइज फॉर्म में, तो बी क्या हो जाएगा बेटा? फाइ इनवर्स ऑफ 0.67। बेटा बी क्या आ रहा है? अब एरिया की जगह 0.67 डाल दो, तो ये आ रहा है 0.440। लेकिन आप बेटा इसे क्या कहेंगे? माइनस में लिख देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में है। अब बेटा अब जब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, अब मैं फौरन से क्या कहूंगा यार, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन। यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? 14.5 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन माइनस 0.842। तो भाई 14.5 माइनस म्यू माइनस 0.842, बेटा म्यू क्या हो जाएगा आपके पास? 14.5 प्लस 0.842। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बेटा, x की वैल्यू 18.5, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन इज इक्वल टू माइनस 0.440। 18.5 माइनस म्यू की जगह ने लिख दिया 14.5 प्लस 0.842 स्टैंडर्ड डिवीएशन इज इक्वल टू माइनस 0.44 स्टैंडर्ड डिवीएशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, सही है? अब जब इसकी हम लोग बातें करेंगे बेटा, 4 इज इक्वल टू 0.842 स्टैंडर्ड डिवीएशन माइनस 0.44 स्टैंडर्ड डिवीएशन, तो बेटा स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या आ जाएगी? 0.44। तो बेटा 4 डिवाइड बाय आंसर, तो बेटा हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिवीएशन आई है वो आई है 9.95। स्टैंडर्ड डिवीएशन आ गई 9.95। अच्छा, इस तरह के सवालात मैंने कराए हैं बेटा, माइनस में नहीं लिखे। अजीब सा इंसान, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। बेटा मीन आ रहा है 22.9। ये फुजैल तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं करा। पहले से ठीक थे। अच्छा अब बेटा, यार बच्चे को ब्रेक चाहिए, जान को क्या हो गया बेटा? ये चलो बेटा मैं दे देता हूँ 5 मिनट का ब्रेक यार। तो बेटा आप जरा इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ 150 विलेजेस इन द यूके टू द नियरेस्ट 100 आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। ठीक है, नियरेस्ट 100 में दे दिया है। पॉपुलेशन जब 100 से 800 हो, ओके, ये कहानी हो रही है भाई। तो ये है 900 से 1200, तो ये हो गए इतने विलेजेस हैं। ठीक है, हमारे पास ये बड़ी सिंपल सी कहानी है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। बेटा अगर आपने हिस्टोग्राम बनाना है, बात ये है कि यार ये तो कंटिन्यूस है ही नहीं हमारे पास, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा यार कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे 50 और फिर माइनस करेंगे 50। हिस्टोग्राम बेटा कंटिन्यूस उसके लिए होता है ना, सही है? तो बेटा हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपनी, कहाँ तक जाना है हमने?
4800 4800 तक जाना है। चलो भाई 4800 तक जाना है, कहाँ से हम शुरू करें? 100 से। बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को ऐसे बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आए। देखो यार, हम लोग जा रहे हैं, इसको हम कंटिन्यूअस तो ऐसे कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे इसको कंटिन्यूअस करने से पहले इसकी क्लास फिट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अगर क्लास फिट सेम होगी, तो हमारी हो जाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी अ, फ्रीक्वेंसी, और अगर क्लास फिट डिफरेंट हुई तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये बनेगा बेटा 50 से लेकर 850, ये बनेगा बेटा 850 से लेकर 1250, ये बनेगा बेटा 1250 से 2050, ये बनेगा 2050 से 3250, ये बनेगा बेटा 3250 से इसके चार होते हैं, अच्छा 4850। अच्छा, अब बेटा ये कोई बच्चा कोई बात नहीं होता है। अच्छा ठीक है बेटा। अब जब हमने ये हरकत कर ली, अब मैंने देखना है 50 से स्टार्ट होगा। यार मैं एक काम करता हूँ, 50 से स्टार्ट कर देता हूँ। 0 से तो नहीं, बल्कि नहीं 0 से ही कर देते हैं, छोड़ो लेट इट बी। 0 से चलो, 0। यार अगर 5000 तक जाना है ना मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है यही ले लेते हैं, 1000 1000 ले लेते हैं, जाने दो। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये हमारे पास क्या है बेटा? पॉपुलेशन। अच्छा, अब बात ये है कि बेटा यहाँ पे जो है ना, क्लास फिट तो सेम है नहीं। देखो अगर मैं इनकी क्लास फिट निकालूँ ना बेटा, यहाँ पे क्लास फिट है खाली 800 की, सही है ना? 850 माइनस 50, फिर बेटा 1250 माइन 1250 माइनस 850, तो 400। मसला ये क्लास फिट सेम नहीं, तो अब आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनानी होगा वर्टिकल एक्सिस पे। तो बेटा ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा हमारे पास 1200, ये हो जाएगा हमारे पास 1600। अब मैं बनाऊँगा यहाँ पे क्या? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है सर? कभी-कभी मैं इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओ भाई, जब भी क्लास फिट सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी रखोगे, क्लास फिट सेम नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रखोगे। खैर, अब बेटा फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास फिट होता है ना ये, तो बेटा ये हो जाएगा 800, 8 डिवाइड बाय 800, तो ये हो गया 0.01। फिर बेटा 12 डिवाइड बाय 400, 0.03। फिर बेटा 50 डिवाइड बाय 800, तो 0.0625। 48 डिवाइड बाय 1200, 0.04। बेटा 32 डिवाइड बाय 1600, 0.02। तो बेटा अब आपने रखनी है यहाँ पे क्या है? क्लास फिट्स रखनी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रखनी है यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रख रहा हूँ, चलो भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.06। अच्छा एक काम कर लेते हैं हम लोग, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07। ठीक है भाई, कोई परेशानी है ही नहीं। अब बेटा 850 तक, 50 से 850, ये रहा 50। इससे हमने जाना है 850 तक। बेटा 1000 है ना, 800, 850, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? 0.01।
फिर हमारे पास क्या थी बेटा, 850 से 1250। बेटा 1250 ये रहा, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.03। देखो मैं आईपैड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, आप लोगों के लिए इतनी तकलीफ होगी नहीं वैसे। सही है। फिर उसके बाद बेटा ये 1250 के बाद है कहाँ तक, 2050। 2050 यहाँ है, इसकी क्या है बेटा, 0.0625। चलिए, ये आ गया बेटा 0.0625। फिर उसके बाद है हमारा 2050 से 3250, 0.04। 3250। चलो भाई, इसके बाद क्या है बेटा, 3250 से 4850। 4850 पे क्या थी, 0.02। चलो बेटा, ये हमारा 4 नंबर हमें दे दिए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, राइट ऑन द क्लास इंटरवल विच कंटेन्स द मीडियन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब बेटा अगर आपको मीडियन चाहिए, सही है, अब बेटा अगर हम लोग कह दें राइट डाउन द क्लास इंटरवल विच कंटेन्स अ मीडियन, अब बेटा टोटल हमारे पास आबादी कितनी है भाई, यानी कि टोटल हमारे पास गांव कितने हैं, 150 है। 150 डिवाइड बाई 2, 75। अब देखते हैं 75 जाके कहाँ पे बैठ रहा होगा, 20, 20 प्लस दिस 75 बेटा यहाँ पे जाके बैठ रहा होगा, यानी कि 21 से 2100 से 3200। तो आपने क्या कह देना है भाई, मीडियन क्लास। चलो भाई, मीडियन क्लास आ गई हमारे पास, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। Now they are asking find the greatest possible value of the interquartile range for the population of the 150 villages। बेटा आपको चाहिए 150 विलेजेस की इंटरकोटाइल रेंज। अब मसला ये है कि अगर मुझे इंटरकोटाइल रेंज चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूं। अब बेटा आपको ये देखना होगा कि भाई इंटर अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल होता है। अपर कोटाइल कहाँ पे आ जाएगा यार, 150 इंटू 3/4, 50 into 0.75 which is 112.5। 112.5 कहाँ पे होगा भाई, ये देख लेते हैं अब हम लोग। यहीं पे होगा, यानी कि 8 + 12 + 50 + 48 बेटा 118 तक तो हमारी यही है। 118 तक तो हमारी यही है बेटा। 3/4 बेसिकली 75% होता है ना फुजैल। तो बेटा इसकी जो हमारे पास, हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटरकोटाइल रेंज चाहिए ना, तो हम इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे क्या, 3250 है, 3249। हाईएस्ट वैल्यू 3249। क्योंकि देखो हम लोग अगर इस पूरी क्लास को उठाए ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, पूरी क्लास उठा लेता हूँ। ये क्लास क्या है, 2050 से 3250। 2050 से 3250। अच्छा फिर बेटा मैं देखता हूँ, अब लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/4, 25% होता है ना, इंटू 37.5। बेटा 37.5 कहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी, सही है, यानी कि 1250 से 2050, 1250 से 2050। सही है। अब बेटा हमें चाहिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंटरकोटाइल रेंज। ये है बेटा आपके पास Q3 की क्लास और ये है Q1 की क्लास, लोअर कोटाइल की और अपर कोटाइल की। अब हमें अगर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंटर कोटाइल रेंज चाहिए तो हम इसकी मैक्सिमम लेंगे और इसकी मिनिमम लेंगे। अरे भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 3249 हो सकती है।
3249 और इसकी मिनिमम क्या हो जाएगी 1250 3249 माइनस 1250 1999 सही है बेटा। फिर उसके बाद जरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, Ellie has four-sided dice labeled 1, 2, 3, 4। ठीक है भाई, हाँ बेटा यही करेंगे आना भी। Ellie has four-sided dice labeled this। भाई 4 हैं तो 4 की पावर 4 64 आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम्स अगर मुझे चाहिए होते होंगे 256 256। He throws all 4 dice at the same time, ठीक है। The random variable x denotes the number of twos obtained। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टू आएंगे, यानी कि एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, तो चारों में टू आ जाए। अब ये कह रहे हैं कि अगर तीन में टू आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, शो करो। देखो पहली बात सुनो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टू इज 1/4 और टू नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। फेयर है ना चारों। अब ये कह रहे हैं कि 3 बार टू आए, x इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि भाई 3 बार टू आए और एक बार नॉट टू आए। 3/2 का क्या मतलब है बेटा, 1/4 की पावर 3 और 3/4 की पावर 1। लेकिन ये चीज बेटा अरेंज कितने तरीके से हो सकती है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो बेटा 0.25 पावर 3 0.75 इंटू 4, तो बेटा ये आ जाएगा 3/64 और यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है मेरे बच्चा। फिर उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। भाई अगर एक बार आए टू, यानी कि एक बार टू आया, बाकी 3 बार नॉट टू आया। भाई एक बार टू 1/4, नॉट टू 3 बार आ रहा है, यानी कि 3/4 की पावर 3। लेकिन ये अरेंज कैसे होगा बेटा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 0.75 रेज़ टू पावर 3 इंटू 0.25 टू 4, 27/64। तो बेटा अगर मैं कह रहा हूँ 2 बार टू आया, टू टू फिर नॉट टू एंड नॉट टू, तो 1/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सही है बेटा, ये तो हो गया 27/64। अच्छा, 0.25 रेज टू पावर 2 इंटू 0.75 रेज टू पावर 2 इंटू 24 होता है भाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 तो 27/128। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा आता है कि सर ये बताएं कि ये सही है, हमें कैसे पता, अरे यार सबको ऐड करके देख लो। अगर सबका आंसर 1 आ जाए सबको ऐड करके, तो आप समझ जाओ कि आपने सही बनाया। 27/64 प्लस 81/256 प्लस 3 प्लस 1 आ रहा है बेटा, सबको ऐड करा 1 आ रहा है। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर को स्क्रीन पे कैसे शो करूं बेटा, ये सबको बस ऐड करना है प्रोबेबिलिटीज, ये तो आपको आती है ऐड करनी यार। फिर इन्होंने क्या कह दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। भाई अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा आप लोग कैसे निकालेंगे, 0 × 81/256 प्लस 1 × 27/64 प्लस 2 × 27/128 प्लस 3 × 3/64, वो थी 156 प्लस 4 × 1/256, यही थी। तो बेटा ये क्या आ जाएगी, 27/64 प्लस बेटा 27 × 254 होता है 54/256
128 plus 3 3s are 9, 9 by 64 plus 4 by 256. बेटा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 1 आ रही है इत्तेफाक से, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 1 आ गई। सही है। ये क्या कह रहे हैं कि एली यही चारों डाइस 96 टाइम्स फेंक रही है। 96 टाइम्स, ठीक है भाई। Use an approximation to find the probability that he obtains at least 2 twos on fewer than 20 of these occasions. कम अज कम 2 twos आए fewer than 20, यानी कि x being less than 20 times इस बंदी के एटलीस्ट 2 2 आए। अब पहली बात ये कि यार एटलीस्ट 2 2 आना, पहले तो मुझे ये निकालना होगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डाइस का स्कोर है x एटलीस्ट 2 आए, कम अज कम 2, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा बेटा 2 3 4, चारों बारी है। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या थी? 27 बाय 128, 3 बार 3 बाय 64, 4 बार 1 बाय 256। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है? 27 बाय 128 प्लस 3 बाय 64 प्लस 1 बाय 256, ये हमारा डिजायर्ड आउटकम है। डिजायर्ड आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 67 अपॉन 256। टेक्निकली हमारा पी आ गया क्या? 67 अपॉन 256। तो नेचुरली क्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस आंसर 189 बाई 256। और बेटा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हमारे पास? एन है 96। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मीन निकालेंगे भाई, क्योंकि देखो इतनी ज्यादा बार कर रहे हैं ना हम लोग। तो मीन क्या आएगा हमारे पास? एनपी 96 इंटू 67 अपॉन 256, 96 इंटू 67 अपॉन 256, तो यार 201 अपॉन 8। फिर हम निकालेंगे बेटा वेरिएंस इंटू 189 बाय वेरिएंस आई भाई हमारे पास 18.55, वेरिएंस भी आ गई। एनपी और एनपीक्यू दोनों आ गया भाई हमारे पास। अब हमारा डेटा बायनॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 201 बाय 8 एंड 18.55। इन्होंने कहा जो 96 टाइम्स आप फेंक रहे हो ना, इसमें फ्यूअर देन 20 टाइम्स आया। भाई हमारा फ्यूअर देन 20 है तो डिस्क्रीट है यार, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंटिन्यूटी करेक्शन, यानी कि फ्यूअर देन 20 को आपने कंटिन्यूटी करेक्शन लगा के देना होगा। अप्लाइंग, जिब्राइल लगा रहा हूँ कंटिन्यूटी करेक्शन। तो बेटा फ्यूअर देन 20 अब क्या बन जाएगा? लेस देन 19.5। अरे यार लेस देन 19.5। अच्छा मीन क्या आया था हमारे पास? 201.8 ना, 25 पॉइंट समथिंग है। तो भाई ये है 201 बाय 8, 19.5 यहाँ कहीं है। इससे पीछे का एरिया मांगा है ना इन्होंने। ठीक है। अब अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं इसके लिए क्या कर दूंगा भाई? z being less than x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। बेटा 19.5 माइनस 201 बाय 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 0.55, तो आएगी -1.306। z being less than -1.306, 3 डेसिमल में भाई। अब ये z वैल्यू आ गई, इससे पीछे का एरिया चाहिए ना। तो बेटा z नेगेटिव से पीछे का एरिया किसके बराबर होता है? ग्रेटर देन पॉजिटिव के।
तो ये किसके बराबर हो जाता है 1 माइनस z being less than 1.306। ये क्या हो जाता है बेटा 1 माइनस 5 ऑफ 1.306। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर से करना है डायरेक्टली वही -1.306 अपर में रखा, लोअर में -10,000 रख दिया। मेन्यू 7 2 लोअर में रखा आपने -10,000, अपर में रख दिया 1.306 माइनस 1.306। डायरेक्टली आंसर आ गया 0.09578। तो बेटा अगर आपने इसका आंसर लिखना होगा वो आप इसे 0.0958 करते हैं। ये रहा आपका आंसर। चलो भाई, अब जब ये कहानी हो गई हमारे पास, चलें अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, अब हम लोग देख लेते हैं ताकि हम वी आर डन विद दिस पेपर। A children's wildlife magazine is published every Monday. For the next 12 weeks, it will include a model animal as a free gift. ठीक है भाई। There are 5 different models: tiger, leopard, rhinoceros, elephant, and buffalo. Each with the same probability of being included in the magazine. सबकी बेटा probability same है। Sahim buys one copy of the magazine every Monday. हर मंडे ये बंदा एक कॉपी खरीद रहा है। सही है। Find the probability that the first time that a free gift is an elephant is before the 6th Monday. अच्छा, पहली बार ये बंदा सक्सेसफुल होना है, पहली बार सक्सेसफुल होना है। कब? जब भाई एलिफेंट आए। तो अब बात ये कि यार एलिफेंट आने की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास क्या है 0.2 है। तो मैं इस डेटा को ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं एलिफेंट की प्रोबेबिलिटी। अब बात यह है कि इन्होंने कहा है बिफोर 6th में, 6th मंडे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन 6। ठीक है भाई। अब अगर लेस देन 6 की बात करूं तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस क्यू की पावर 5। यही होता है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.8 की पावर 5। तो बेटा ये 0.8 0.672। आप लोग ये देखो बेटा, ये जो ज्योमेट्रिक के सवाल होते हैं ना बड़े सिंपल होते हैं, सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं। अब ये लोग यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट साइम विल गेट मोर देन 2 लेपर्ड्स इन द 12 मैगजीन। अब डिफाइन कर दिया भाई 12 मैगजीन है। तो भाई अगर 12 मैगजीन है बायनॉमिली होगा। बायनॉमिल में हम लोग लिखते हैं एनपी। 12 मैगजीन है, मोर देन 2 लेपर्ड, लेपर्ड इसका डिजायर्ड है। तो डिजायर्ड लेपर्ड की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 ही है भाई, पांचों जानवरों की प्रोबेबिलिटी सेम है ना। अब मोर देन 2, अब बेटा मोर देन 2 में तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे बेहतर क्या है 1 में से माइनस कर दो 0 1 2, will be 1 minus probability of x being less than or equal to 2, 1 minus probability of x being equal to 0, x being equal to 1, x being equal to 2। तो बेटा ये अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 12c0 0.2 की पावर 0 प्लस एंड 0.8 की पावर 12, 12c1 0.2 की पावर 1 0.8 की पावर 11 प्लस 12c2 0.2 की पावर 2 0.8 की पावर 10। अब बेटा बात यह है कि मैं तो बड़ा स्मार्टली प्ले करता हूं हमेशा से। मैं चाहूं तो मैं बेटा कैलकुलेटर को इसको भी कैलकुलेट कर सकता हूं। मेन्यू 7, यहाँ पे एक ऑप्शन है बायनॉमियल पीडी का। अब 4 दबा के बायनॉमियल पीडी पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आप 1 दबा के लिस्ट बना लो। आपको किस किस की वैल्यू चाहिए 0 1 2 पे चाहिए 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू, फिर इक्वल टू दबा दो। एन कितना है भाई 12 है, ई कितना है यार 0.2 है।
तो अब आपके पास पूरी हर एक की बेटा प्रोबेबिलिटी आ गई। 87 प्लस 0.2061 प्लस 0.2834। चलो भाई, 0.0687 प्लस 0.2061 प्लस 0.2834। तो बेटा ये आ रहा है 0.5582। 1 माइनस आंसर। तो बेटा ये आ रहा है 0.4418। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, वैसे ऐसी बता रहा हूं मैं कहानी, सुन लो, काम आएगी आपकी बात। बेटा ये जो मैंने निकाला है ना 0.5582, मैं चाहता तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था। कैसे? सुने, मैं गया मेन्यू दबाया, 7 दबाया, नीचे का बटन दबाया, यहाँ पे एक ऑप्शन है बायनॉमियल सीडी का, 1 दबाया, डायरेक्ट में गया वेरिएबल पे, क्योंकि मुझे लेस देन 2 का चाहिए ना, लेस देन और इक्वल टू 2, 2 दबा दिया। अभी पूछे कौन सी एक्स की वैल्यू से पीछे का चाहिए। ये हमेशा पीछे का एरिया देता है, यानी कि ये अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेटा 2 दबा दूंगा। एन क्या है? 12 है। पी क्या है? 0.2। तो हमारे पास डायरेक्टली ये पता है क्या दे रहा है, ये वाला आंसर। सही है। तो बेटा ये आपको कैलकुलेटर को स्मार्टली यूज करना आना चाहिए, और खेला करो कैलकुलेटर के साथ थोड़ा सा। Find the probability that after 5 weeks, Sahim has exactly each of the one of each animal. बेटा एग्जैक्टली 5 वीक बाद इसके पास हर एक एनिमल हो। अरे यार, इसका मतलब क्या, 5 एनिमल है, पांचों वीक्स में अलग अलग एनिमल निकलता रहे। सही है। सही है। तो भाई अगर किसी भी वीक मेरा डिजायर्ड एनिमल है, फर्ज करो, कौन कौन से थे यार? TLR, TLR, EB। सही है बेटा, 5 वीक बाद पांचों आ जाए एनिमल। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि 0.2, लेपर्ड भी 0.2, राइनोसोरस भी 0.2, एलिफेंट भी 0.2, बफलो भी 0.2। लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पहले बफलो आ जाए। तो ये पांचों का ऑर्डर चेंज हो सकता है। कैसे? 5 फैक्टोरियल। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0.2 की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। बेटा बेटा आपके डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 24/625, यानी कि इतने चांसेस हैं 0.0384 के आफ्टर 5 वीक्स इसके पांचों डिफरेंट एनिमल्स आ चुके हों, और फिर उसके बाद पेपर ही हमारा एंड हो गया। ठीक है मेरा बच्चा। तो आप लोग देखो यार, ये पेपर इतने आज से मुश्किल है नहीं। एंड मुझे इतना पता है, मैंने बेटा अभी तक किसी का आंसर वेरीफाई नहीं करा है, लेकिन आई एम श्योर, आई एम 110% श्योर मेरा कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर जो है बहुत सिंपल था। ठीक है, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसमें सोचना पड़े। आज की मैं यहीं पे क्लास अब रोक रहा हूँ। ये पेपर बहुत आसान था, और वैसे अगर कोई बच्चा इसको कॉम्बिनेशन से करना चाह रहा है उससे भी कर सकता है, एक एक करके सेलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा पेपर एंड।